बंदोबस्त आपके ज़मीन के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, उसमें एक बहुत अहम शब्द होता है और बंदोबस्त के बारे में अक्सर आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या राजस्व के जो कागज़ात होते हैं, उसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होता है। तो आज थोड़ी-सी चर्चा करेंगे, ये जानेंगे कि आज से 250 से 300 वर्ष पूर्व किस तरह से जो है वो बंदोबस्त की प्रक्रिया अमल में लाई जाती थी और आज से 250 से 300 वर्ष पूर्व आपकी ज़मीन के ऊपर कौन मालिक होते होंगे और किस तरह से जो है वो कर की अदायगी की जाती होगी। तो आप सब ये लोग जानते हैं कि जो भू राजस्व है, उसका जो अर्थ है, भूमि से जो राजस्व एकत्रित किया जाता है उसको भू राजस्व कहा जाता है। और भू राजस्व जो है वो आज की डेट में हर तरीके से जो है वो हर सरकार जो है वो अपने हिसाब से लेती है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर क्या व्यवस्था है, उसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो साथी नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आज से अगर 250-300 वर्ष पहले की बात करें तो हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन रहा, लेकिन उससे भी पीछे जब हमारे ऊपर जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर विभिन्न रियासतों का या सुल्तानों का जो था वो उस हिसाब से एक आधिपत्य था। तो उस समय जो था किसान ही खेती किया करते थे और किसान ही जो है वो एक किस्म से उस उपज का कुछ हिस्सा जो है वो सुल्तानों या जो भी पर्टिकुलर जो वहाँ के राजा होते थे उनको एक कर के रूप में दिया करते थे। लेकिन जब से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो है वो उस हिसाब से आधिपत्य स्थापित हो गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उस एक तरीके को जो है एक नए तरीके से करना चाहती थी। उसमें जो लॉर्ड कार्निवाल्स थे, उन्होंने जो है 1790 में एक ऐसी व्यवस्था लाने के बारे में सोचा कि जिसमें अंग्रेजों को जो है वो विभिन्न जितनी भी रियासतें हैं उनमें से किसानों से जो है वो कर इकट्ठा करने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और उन्होंने एक जो शब्द जो बीच में वो लेकर आए, उसका नाम था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त जो है वो 1790 में लाया गया और उसको जो है वो 10 वर्षों के लिए लागू करने की जो थी पहले प्लानिंग थी, लेकिन 1793 में जो है उसको पूर्णतः लागू कर दिया गया क्योंकि वो एक सक्सेसफुल रणनीति के रूप में उभर के आया था। अंग्रेजों ने बहुत अच्छी तरकीब लगाई और उन्होंने देखा कि पूरे गांव में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका जो है वो गांव के ऊपर आधिपत्य हो, उसका एक उनके ऊपर प्रभाव हो और वो विभिन्न किसानों से जो है वो सारा जो है कर या टैक्स जो है वो इकट्ठा करके जो है वो अंग्रेजों को देता रहे। तो इस हिसाब से उन्होंने वहाँ गांव के एक पर्टिकुलर एक जो रसूखदार व्यक्ति थे, जिसको उस समय जो है वो जमींदार कहा जाता था और जमींदार के पास अपनी काफ़ी ज़मीन होती थी और उसमें जो है वो किसानों से जो है वो उनकी जो मलकियत का हक है उसको ले लिया गया और वो सारे किसान जो थे वो एक जमींदार के अंतर्गत काम करने लगे। अब वो जमींदार जो था वो उन किसानों की जो जितनी भी फसल की पैदावार होती थी उसका जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो एक रूप में जो है वो अंग्रेजों को दिया करता था। शुरुआत में ये जो हिस्सा था वो कुल फसल का जो था वो 10/11 हिस्सा था जो अंग्रेजों को दिया जाता था, जबकि 1/11वां जो हिस्सा था वो जमींदार के पास रहता था। लेकिन अंग्रेजों ने जमींदार और किसानों के बीच में जो कर की व्यवस्था थी उसके बारे में कोई भी किसी भी तरह का ना तो चिंतन करने की सोची और ना ही उसके ऊपर कोई मंथन किया कि भविष्य में कहीं जमींदार उन सब चीज़ों का फ़ायदा ना उठाए। तो ये सब चीज़ें वहाँ उसमें लागू की गई। उस समय किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय थी और धीरे धीरे जो था वो किसानों का शोषण जो था वो उसमें कहीं कहीं ज़्यादातर अधिकतर जगह पर जो है वो होने लगा। और ये सब चीज़ें खैर रिकॉर्ड में भी हैं और ये सब चीज़ें जो है वो आम जो है जन वो सब जानते हैं। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो है जमींदारों का जो एक जो रोल था उसकी जगह पे जो है वो सरकार आ गई और सरकार ने जो है वो उस कर को जो है वो इकट्ठा करने की एक दायित्व जो है वो अपने ऊपर ले लिया और उस हिसाब से सरकार जो है वो किसानों से एक नियमित जो एक रूल्स जो थे वो पास किए गए, उसके हिसाब से जो है वो टैक्स अदा किए जाने लगे। और उसके बाद वो सारी चीज़ें जो वो आज की डेट में भी इम्प्लीमेंट है, जिससे जैसे हमारे गांव के जो नंबरदार वगैरह होते हैं, जो नंबरदारी प्रथा है उसके थ्रू जो है वो आप अपनी ज़मीन का जो है वो एक टैक्स जो है वो नंबरदारों के पास जमा कराते हैं और सारा वो राजस्व जो है वो नंबरदार पर्टिकुलर सरकार के खजाने में जो है वो डालता है। ये सारी चीज़ों की व्यवस्था जो है वो तैयार की गई। अब जो बंदोबस्त है उस बंदोबस्त का जो है वो प्रचलन धीरे धीरे जो है वो हर जो स्टेट है उसमें किया जाने लगा। और उस बंदोबस्त में जो है आप एक चीज़ नोट करें कि हिमाचल में जैसे बंदोबस्त की बात करें कि सबसे पहले जो है वो 1952 में जो है वो बंदोबस्त शुरू हुआ और 1952 के बाद ये जो बंदोबस्त जो शुरू हुआ था 1952 में, ये जिला चंबा में किया गया और उसके बाद 1958 में जो है वो बंदोबस्त आपका जिला मंडी में शुरू किया गया और उसके बाद जो है वो एक नियमित एक जो समय सीमा रखी गई कि 40 वर्षों के बाद जो है वो बंदोबस्त किया जाना है हर जिले का। ये एक प्रक्रिया जो है वो बनाई गई। अब जो ये जो बंदोबस्त किए जाने वाले जो मुख्य डिपार्टमेंट थे उनको सेटलमेंट ऑफिस कहा जाता है और वर्तमान में जो है वो
जिला कांगड़ा में और शिमला में जो है वो 2 सेटलमेंट मेजर ऑफिस हैं, जिसके थ्रू जो है वो सारी चीज़ें प्रक्रिया अमल में लाई जाती है। और बंदोबस्त में जितने भी एरिया होता है उसकी पैमाइश होती है, और जो जिन चीज़ों पे ऊपर काबिज है उसकी किस्म और उसकी लैंड का जो ब्यौरा है एक प्रॉपर रिकॉर्ड में रखा जाता है। और एक मिसल हकीयत जो एक मेजर डॉक्यूमेंट है, जिसके बारे में मैं एक सेपरेट डॉक्यूमेंट और वीडियो बनाऊंगा, और उसमें आपको बताऊंगा कि मिसल हकीयत की क्या जो है वो एक अहमियत रहती है रेवेन्यू कोड में। तो उसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन उसके बाद ये जो सेटलमेंट ऑफिस है, इनके थ्रू ही सारे रिकॉर्ड की जो है वो प्रिपरेशन की जाने लगी, और बंदोबस्त के बाद जो है वो सारी चीज़ों को अमल में लाया जाता है। और बंदोबस्त की क्या महत्ताएं हैं और मिसल हकीयत किस तरीके से काम करती है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपने इसको जरूर लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करना है। बाकी मेरे चैनल को भी जरूर आपने सब्सक्राइब करना है। अगर अगला वीडियो जो होगा वो मिसल हकीयत के बारे में होगा। अगर आपका इस वीडियो के ऊपर कोई भी कमेंट अगर कोई संबंधित कोई अगर प्रश्न आएगा तो मैं उसको कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। बाकी अगर आपका ज़मीन से रिलेटेड कोई प्रश्न होगा तो आपने जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना है। तब तक बने रहिए। नवीन के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।